Assalamu alaikum student, I am Sophia Nadeem, economics teacher of class 9, 10 and first year. In the previous lecture we have started the term distribution. जो हमने पढ़ा था वो distribution पढ़ा था, ठीक है। distribution को डिस्कस किया था, यानी कि तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो यूज़ किए जाते हैं उनको किन टर्म्स में रिनोमिनेट किया जाता है, उसमें हमने जो कवर किया था वो हमारे पास रेंट था, ठीक है। रेंट पढ़ा था, फिर हमने रेंट के बाद नेट रेंट और ग्रॉस रेंट हमने डिस्कस किया था। टुडे वी आर स्टार्टिंग वेजेस। वेजेस क्या है? वेजेस आर रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ लेबरर फॉर द वर्क डन बाय हिम, यानी कि कोई भी इंसान अपने काम के एवज जो पैसे लेता है वो वेजेस कहलाता है। इसको किसी तौर हम प्राइजेस में भी काउंट करते हैं कि वो कीमत है उस आदमी के काम करने की, यानी कि सम कॉल्ड इट प्राइस ऑफ अ लेबर, यानी कि लेबर की प्राइस है। यानी कि हम पर्टिकुलर एक काम के लिए किसी बंदे को हायर करते हैं तो उसको उसकी रिलेटेड मार्केट प्राइस ऑफर की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड वेजेस कहलाती है, ठीक है। तनख्वाह में भी आता है, उसमें डेली वेजेस भी आ जाती हैं, नॉमिनल भी आ जाती हैं, बहुत सारी तरह की वेजेस आ जाती हैं, ठीक है। अब काइंड क्या है? जैसे कि आपको मैंने बताया था कि दे आर टू काइंड्स ऑफ वेजेस, नॉमिनल वेजेस हैं और रियल वेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल वेजेस होती क्या है? नॉमिनल वेजेस रेफर्स टू कैश वेजेस, दैट इज अमाउंट ऑफ वेजेस एज रिप्रेजेंटेड इन मनी, यानी कि पैसों के एवज, कैश के एवज जो हम लोग पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल आ जाती है। देयरफॉर नॉमिनल वेजेस आर कॉल्ड मनी वेजेस भी कहा जाता है, ठीक है। वेजेस क्या है कि यानी कि हम किसी भी इंसान को उसके काम के एवज, उसके वर्क डन के एवज जो पैसे देते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड वेजेस। वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेजेस, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल वेजेस एंड रियल वेजेस। नॉमिनल वेजेस क्या है? कैश वेजेस कहलाती है, ठीक है। मनी वेजेस कहलाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के एवज जो है हम जो पे कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल वेजेस कहलाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास रियल वेजेस है। रियल वेजेस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट अ वर्कर परचेज फॉर हिज नॉमिनल वेजेस, ठीक है। यानी कि कोई भी इंसान कोई भी गुड एंड सर्विसेज को अगर परचेज कर रहा है नॉमिनल वेजेस के एवज, तो वो रियल वेजेस में आ जाती है। देयर रियल वेजेस आर द परचेजिंग पावर, इसको रियल वेजेस को परचेजिंग पावर भी कहा गया है नॉमिनल वेजेस की, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक है, एक तो वो इंटरेस्ट है जो आप लोग पढ़ाई में लेते नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्ट हम कहेंगे, इंटरेस्ट को इकोनॉमिकली किस तरह डिफाइन करेंगे? इंटरेस्ट यहाँ पे ये एक इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। इंटरेस्ट असल में है क्या कि इंटरेस्ट में बी डिस्क्राइब एज द प्राइस पेड फॉर द कैपिटल, प्राइस जो है वो कैपिटल के एवज जो पे की जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। इंटरेस्ट द रिम्यूनरेशन पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट इज जनरली स्टेटेड एज अ परसेंटेज पर एनम ऑफ द अमाउंट लेंटेड, यानी कि अगर हम कोई चीज़ उधार ले रहे हैं तो उसके ऊपर परसेंटेज सालाना जो जाती है वो इंटरेस्ट कहलाता है। इंटरेस्ट के बाद आता है प्रॉफिट, यानी कि जब हम कोई भी काम करते हैं, तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करते हैं, तो हमारा पर्पज़ ही क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि हम इकोनॉमिकली तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जितना यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उसको करने का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट असल में क्या है? द रिन्यूमरेशन टू द एंटरप्रेन्योर फॉर द सर्विस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रॉफिट, यानी कि इंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी तमाम फैक्टर्स को यूटिलाइज करके जो अर्न कर रहा है वो प्रॉफिट कहला रहा है, ठीक है। वाई इंटरप्रेन्योर गेट दिस प्रॉफिट? ऑर्गेनाइजर क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो था वो तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा था, लेकिन इंटरप्रेन्योर कौन था? जो इन्वेस्ट भी करता है और ऑर्गेनाइज भी कर रहा है। तो प्रॉफिट कौन गेन कर रहा है? इंटरप्रेन्योर कर रहा है, सही है। वी हैव टू टाइप ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट्स हैं और फिर ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट्स क्या है? जैसे कि हमने नेट रेंट पढ़ा था, जैसे कि हमने ग्रॉस रेंट पढ़ा था, इसी तरह से हमारे पास नेट प्रॉफिट है और ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट क्या है हमारे पास? कि नेट प्रॉफिट इज द इनकम विच इंटरप्रेन्योर ऑब्टेन एज अ रिवॉर्ड फॉर risk taking and management. And to find out net profit, entrepreneur must set apart rent, interest and wages from the gross profit, ठीक है। यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है उससे वो नेट प्रॉफिट को फाइंड करता है, टोटल जितना भी वो चीज़ें इन्वेस्ट करता है उसके एवज जो उसको मुआवजा मिलता है वो उसके नेट प्रॉफिट में चला जाता है।
उसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट इज द सम which remains in the hand of the entrepreneur after paying the price for the services of all the factor of production. ठीक है, यानी कि अगर उसने लैंड लिया, उसके एवज उसको जो है रेंट पे करना पड़ रहा है, कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. ठीक है, कि ये तमाम चीज़ें पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट जो उसके पास बच जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट में आता है. नेट प्रॉफिट हमने डिस्कस किया था, एक नज़र दोबारा देखिएगा कि नेट प्रॉफिट क्या था, कि वो तमाम इनकम थी, ठीक है, जो कि इंटरप्रेन्योर गेट कर रहा था, हासिल कर रहा था. ठीक है, जो उसको बिजनेस उसको मिल रहा था. लेकिन ग्रॉस में क्या है कि वो तमाम अपने एक्सपेंस जब उसमें से माइनस कर देगा, यानी कि अगर उसने अपनी कोई फर्म लगाई हुई है तो उसके अंदर से वो उसका रेंट माइनस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस माइनस करेगा, अपने वर्कर्स को जो वेजेस देता है वो सब चीज़ें जब उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो उसके पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है. ठीक है, आई थिंक ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ पे हमारे पास चैप्टर ख़त्म होता है. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हमने यहाँ पे वाइंड अप किया है. एज आई टोल्ड यू कि अगर इन तमाम स्लाइड्स को आप प्रिंट आउट की फॉर्म में करेंगे तो आपके पास आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे. बुक्स मैंने आपको 102 जो है वो इकरा वाली भी और एक और किताब भी मैंने आपको रेफ़र की हुई है. ठीक है, उन बुक्स के ऊपर जाएंगे तो आपके नोट्स भी मौजूद हैं. अपने रजिस्टर्स प्लीज़ कंप्लीट कीजिए. एवरी वेडनेसडे जो है आप लोगों का कॉपी करेक्शन का डे होता है. अपने असाइनमेंट्स ला के यहाँ पर सबमिट कराइए, अपनी चीज़ें जो है वो होमवर्क पर चेक कराइए. ठीक है, और इसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो स्कूल आके 9 to 12 वो बात कर सकता है. थैंक यू.